हेलो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हैनिमैनियन होम्योपैथी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करते हैं एकोनाइट। एकोनाइट आप सभी ने पढ़ी है, आप सभी ने इसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया है और आप सभी का एक्सपीरियंस हर एक दूसरे से डिफर करेगा, अलग होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स के जो देखने का नज़रिया होगा वो दूसरे डॉक्टर से अलग होगा। इसलिए जैसे जैसे आप एकोनाइट को पढ़ते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो क्लिनिकल नॉलेज है वो और बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जो मैंने सीखा, आज मैं आपके साथ वही चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। और एकोनाइट को अगर आप सीधा पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी ये याद नहीं रहेगी, क्योंकि इसके सिम्टम बहुत सारे हैं। हमें एक एक सिम्टम को एक दूसरे से अलग करके देखना होगा, तभी और सिर्फ तभी हम इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो दूसरी दवाइयों में भी हैं। तो फिर क्यों और कैसे हम इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, क्यों हम इसे प्रिस्क्राइब करें। सबसे बड़ा सवाल अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि क्यों 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 मैं ये दूं, मेरे हाथ में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, जो दूसरी दवाइयों में नहीं है। अगर आपके पास ये सवाल रहेगा तो आप कभी भी कोई भी रेमेडी मिस नहीं करेंगे, कोई भी रेमेडी मिस नहीं होगी अगर ये सवाल चलता रहेगा कि क्यों मैं इसे दूं, मेरे हाथ में ऐसे कौन से सिम्टम है जो दूसरी दवाइयों में नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एकोनाइट को बिलोंग करते हैं, क्यों। तो आज डिस्कस करते हैं। आप सभी इसको जानते हैं, आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करवाने वाला हूं, क्योंकि कुछ सिम्टम ऐसे होंगे जो आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, मैंने नहीं, और कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, आपने नहीं। एकोनाइट और बेलाडोना दो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड रेमेडीज हैं और आपने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल भी किया होगा। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में ये बताया है कि दोनों दवाइयों को कभी भी एक साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक दूसरे की एंटीडोट है। अगर बेलाडोना के बाद आप एकोनाइट देते हैं या एकोनाइट के बाद बेलाडोना देते हैं तो जो क्योरिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं कीजिए, क्योंकि ये दोनों दवाइयां बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और अगर आपके पास पेशेंट है और आपने सिर्फ उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, और फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हम एकोनाइट और बेलाडोना को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को फीवर है, फीवर के कारण पेशेंट आपको कुछ नहीं बता रहा और आप अभी आए हैं, आपने उसको टच किया है और टच करने से ही आपको बेलाडोना और एकोनाइट के अंदर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तेज फीवर है, आप पेट को थोड़ा सा हाथ लगाकर देखिए। इफ देर इज ए ड्राई स्किन,
अगर वो ड्राई है स्किन, इट्स एकोनाइट, तेज बुखार है। और अगर वहां पर हल्का हल्का पसीना है और जैसे भाफ आती है, आपको मॉइस्ट लगेगा, दिस इज बेलाडोना। ये एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन है एकोनाइट और बेलाडोना में। फीवर के दौरान एकोनाइट की स्किन हमेशा 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 ड्राई रहती है और बेलाडोना में आपको मॉइस्ट पसीना मिलता है, हल्का हल्का पसीना मिलेगा। आप उसका कपड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्किन मॉइस्ट है, हल्का हल्का पसीना है, भाफ जैसे निकलती है ना, उस तरह का आपको फील आएगा। तो ये इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन है। सो इन बोथ हैव ए ग्रेट हीट ऑफ स्किन, बट एकोनाइट में ड्राई हॉट स्किन बट नो स्वेट। दूसरी तरफ बेलाडोना में कवर्ड पार्ट पर पसीना रहता है, जो कवर है पार्ट उसके नीचे आपको पसीना मिलेगा। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एकोनाइट एंड बेलाडोना। ये डिफरेंस हो गया दोनों में, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। दूसरा, सडननेस दोनों में है, दोनों में सडननेस है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एकोनाइट में कुछ फॉर एग्जाम्पल बाहर से पसीना आया है, खेल के आया है, तो उसने ठंडा पानी पिया, वो प्रोसेस 1-2 मिनट या 5 मिनट की डिले नहीं हो सकती इसमें। डॉक्टर साहब पानी मुंह में गया और साथ के साथ अभी के अभी ऐसा लगने शुरू हो गया कि मैं बीमार, बस मुझे अब कुछ होने वाला है, मुझे कुछ होने वाला है, बस अभी मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जैसे ही पानी पिया वैसे ही लगने लग गया कि बस मैं अब बीमार हो जाऊंगा। ये बेलाडोना के करैक्टर में नहीं है। दिस इज एकोनाइट, दिस इज एकोनाइट। और बेलाडोना डिलीरियम में चला जाता है, एकोनाइट में डिलीरियम नहीं होता। उसके बाद अगर हम पेन की बात करें तो पेन के लिए 3 दवाइयां हमेशा याद रखिए, एकोनाइट, कैमोमिला और कॉफिया। एकोनाइट के पेन बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर, और अगर उस पेन के साथ फियर जुड़ जाए तो ये एकोनाइट की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पेन हुआ और पेन के कारण कोई भी हो सकते हैं, मगर यहां उसको लगता है कि बस मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मैं मरने वाला, मैं मरने वाला। इस तरह का जो पेन है वो एकोनाइट में चला जाता है। पागल हो जाता है बंदा, फोन करता है सभी डॉक्टर्स को, कभी किसी को फोन कर दे, कभी किसी को फोन कर दिया कि बस मैं मरने वाला। पेन बहुत ज्यादा सीवियर है और डर प्रोमिनेंटली उसके सामने आपको, उसके चेहरे के सामने नजर आएगा। कैमोमिला में सेम पेन होता है, सिमिलर पेन जो हीट से बढ़ता है और आधी रात से पहले ये वर्स्ट कंडीशन में रहता है।
और जहां पेन होता है वो पार्ट सुन्न हो जाता है। उसको फील, अगर यहां पेन हो रहा है तो उसको हाथ लगा के देखेंगे, उसको वो आपका हाथ महसूस नहीं कर पाएगा। नंबनेस, पेन विद नंबनेस, सुन्न हो जाता है पार्ट। और इस तरह का करैक्टर अगर आप देखते हैं, मिलता है आपको, डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि सर मेरा यहां हाथ लगाने से महसूस ही नहीं होता मुझे। नंबनेस अगर पेन के साथ जुड़ जाए तो ये एकोनाइट को छोड़कर कैमोमिला की तरफ चली जाती है। उसके बाद आ गया कॉफिया। यहां पर कैमोमिला और कॉफिया में डिफरेंशिएशन हमें देखना होगा। कैमोमिला को इतना पेन होता नहीं, बट वो दिखाता बहुत है। अगर कुछ पेशेंट आपको इस तरह के भी मिलेंगे, मगर कॉफिया को पेन बहुत ज्यादा होता है मगर शो नहीं होता। उसके चेहरे से लगेगा यार इस बंदे को बहुत पेन हो रहा है, मगर वो शो नहीं करता। कैमोमिला को पेन कम हो मगर वो दिखाता बहुत है, शो ऑफ बहुत करता है, कहराता बहुत है। लेमेंटिंग कैमोमिला का कैरेक्टर है, दिखावा करना, जोर जोर से चिल्लाना, हाय हाय। आपको बहुत सारे बूढ़े मिल जाएंगे इस तरह के, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ये डिफरेंस है, छोटा छोटा है मगर देखने से ये हमें पता चल सकता है। सिम्टम्स को पढ़ने से ये नजर नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। हल्का सा कोई चीज चुभ गई, इतना ज्यादा चिल्लाना, इतना ज्यादा चिल्लाना कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाकू जो है आर पार हो गया, इतना ज्यादा महसूस होता है। मगर वो दिखावा ज्यादा है कैमोमिला में, पेन कम होता है। मगर कॉफिया में पेन बहुत ज्यादा होता है मगर वो दिखाता कम है। ये डिफरेंस है। पेन का लेवल एक जैसा ही है तीनों में, मगर उसके साथ जो कंकमिटेंट जुड़े हैं वो डिफरेंट है। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट दवाइयों की तरफ ले जाएगा। वो अलग अलग करके आपको एक रेमेडी की तरफ ले जाएगा। और रेमेडी लास्ट में आपके पास सिर्फ एक ही रेमेडी बचेगी, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट करना होगा पहले। मगर इनके ऑपोजिट भी है कुछ। पेन महसूस ही नहीं होता, हाथ पे इतना बड़ा कट है, फील ही नहीं हो रहा पेन। सर पेन ही नहीं फील हो रहा। आप चाहे अभी यहां पर टांके लगा दीजिए, मुझे कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। ये कौन होते हैं? ये होते हैं नशेड़ी, जो नशा करते हैं। ओपियम, स्ट्रामोनियम, नो पेन, कोई पेन महसूस नहीं होता, क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन फिजिकल बॉडी से अलग हो जाता है। फील आनी बंद हो जाती है, महसूस होना बंद हो जाता है, दर्द नहीं होता। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। जहां पेन बहुत ज्यादा है, सिविरिटी है, और दूसरी तरफ पेन बिल्कुल नहीं हो रहा। नेक्स्ट है एकोनाइट, रस्टॉक्स, आर्सेनिक। आप सभी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, जाना है, प्रैक्टिस में भी इसको इस्तेमाल किया है।
बट क्लिनिकली इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तीनों बेचैन हैं, मगर एक करेक्टर तीनों को डिफरेंशिएट करता है, वो है रोबस्टनेस। एकोनाइट बीमार होते हुए भी कमजोर नहीं होता, वीक नहीं होता, रस्टॉक्स भी नहीं होता, मगर रस्टॉक्स में फिजिकल जो सिम्टम है वो उसको बेचैन रखते हैं। एकोनाइट बीमार होता है, उसमें रेस्टलेसनेस है, मगर ये कमजोरी महसूस नहीं करता क्योंकि इसमें सडननेस ज्यादा है। अभी के अभी कुछ हो गया, तेज बुखार है, मगर वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है उसमें, उसका शरीर अभी भी उसमें पूरी जान है। मगर दूसरी तरफ अगर आर्सेनिक की बात करें तो बीमार होने के बाद वो बिल्कुल निढाल हो जाता है, बेचैन होता है, मगर जब हिलता है तो उसको ये फील होता है कि वो कमजोर बहुत हो गया, स्ट्रेंथ बिल्कुल चली गई, बहुत वीकनेस आ गई है, मगर मेंटली वो डिस्टर्ब है, मेंटली वो बेचैन है, उसके जो सिम्टम्स है उसको उसके अंदर बेचैनी पैदा कर रहे हैं। एकोनाइट और आर्सेनिक बिल्कुल सिमिलर है, मगर ये डिफरेंस है दोनों में डर है। एकोनाइट सभी को फोन करेगा, यार को मुझे कोई दवाई दे दो, कोई मेडिसिन दे दो, मैं ठीक हो जाऊं, मैं मरने वाला हूं। आर्सेनिक कोई फायदा नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब क्या करूं दवाइयां लेकर, मुझे लगता है कि मुझे कोई दवाई दे दो, मैं ठीक नहीं हो सकता। बिग डिफरेंस, दोनों अलग। एक सभी को फोन कर रहा है, सभी को फोन कर कर ये कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, दवाई दो। एक कह रहा है कोई फायदा नहीं, डिफरेंस है। रस्टॉक्स मूविंग एमिलियोरेशन है, जो ना तो आर्सेनिक में है ना ही एकोनाइट में है। रस्टॉक्स के सिम्टम चलने फिरने से ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो थक जाता है, फिर बैठता है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर चलना शुरू करता है। ये रस्टॉक्स की कहानी। बेचैनी तीनों में है, बट तीनों एक दूसरे से क्लिनिकली डिफरेंट है। उसके बाद एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एकोनाइट में है, चाहे वो इमीडिएट हो चाहे वो रिमोट हो। अगर वो रिमोट होती है, बहुत लंबे टाइम पहले हुई थी, उसके साथ एक दवाई और जुड़ जाती है, वो है ओपियम। इसकी वजह से पेशेंट में चक्कर आना, पेशेंट को बेहोशी आना, कांपना, थ्रेटेंड एबॉर्शन, मेंसेस सुप्रेस हो जाना, ज्वेंडिस, ये सारी चीजें आपको इस सिर्फ एक डर की वजह से पैदा हो रही है। दिस इज साइकोसोमैटिक कंडीशन। यहां से शुरू हुई, फिजिकल बॉडी पर उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक चीज और देखिए,
मैंने एक वीडियो में सुना था कि एकोनाइट साल के किसी भी, अगर फिजिकल सिम्टम की बात करें तो इसको एक लिमिटेड पीरियड में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपर्टरी में एक सिम्टम है ड्राई एयर एग्रावेशन। ड्राई एयर एग्रावेशन में एकोनाइट है, ब्राइनिया है, कॉस्टिकम है, हिपरसल्फ है और नक्स वोमिका है। अब आपको ये जानना है कि पूरे साल में, इंडिया की वेदर के अनुसार पूरे साल में कब जो हवा है वो ड्राई हो जाती है। अगर आपको ये पता है तो एकोनाइट की सिलेक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब देखिए, सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियां शुरू होती हैं। ये जो पीरियड है ये एकोनाइट का है, ब्राइनिया का है, कॉस्टिकम, हिपरसल्फ। अब ये पीरियड है जहां पर आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसके ऑपोजिट देखिए, वेट वेदर, डल्कामारा, नक्समोस, नेट्रम सल्फ, रस्टॉक्स। ये कौन सा पीरियड है? अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो वहां पर जून से लेकर और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो पीरियड है इसमें वहां पर धान को पानी लगाया जाता है। उसकी वजह से जो एयर है वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट। तो यहां पर एकोनाइट नहीं आती। यहां पर एकोनाइट के सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। बहुत रेयर पेशेंट मिलेंगे, बहुत रेयर, जहां पर हमें एकोनाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर ड्राई वेदर में एकोनाइट, ब्राइनिया, कॉस्टिकम, हिपरसल्फ, नक्स वोमिका जैसी दवाइयां, इनका इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट एकोनाइट और फेरम फॉस है। फीवर होता है तो ज़्यादातर ये एकोनाइट के साथ फेरम फॉस 6x या 3x का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। मगर ड्राई कोल्ड एयर हो, फियर, ड्राई हॉट स्किन और जो पसीना है वो एब्सेंट है, तो हम एकोनाइट की तरफ जाते हैं। मगर सेम सब्जेक्ट जो एकोनाइट की तरह तो है, मगर एकोनाइट की तरह उसमें नर्वस एक्साइटेबिलिटी नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा डर प्रोमिनेंट नहीं है। उसमें ये सारी चीज़ें तो हैं मगर उसके साथ डर, नर्वसनेस नहीं जुड़ी हुई, सिम्टम्स सेम आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप एकोनाइट की जगह फेरम फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कंडीशन मगर फियर नहीं है, नर्वसनेस नहीं है, कम है, इतनी ज़्यादा पीक पर जो हमें चाहिए वो नहीं है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट और चाइना, फीवर है पेशेंट को लंबा और आपने सिम्टम्स लिए, आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, मगर कुछ चीज़ें पेशेंट आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे आपको बताता जाएगा। एकोनाइट
को हर चीज कड़वी लगती है, सिर्फ पानी छोड़कर। डॉक्टर साहब मुंह बहुत कड़वा हो गया। पानी कड़वा नहीं लगता, मगर मजा नहीं आता। हर एक चीज जब मैं खाता हूं तो कड़वी लगती है। चाइना को पानी तक कड़वा लगता है। डॉक्टर साहब कुछ भी खा लूं, चाहे पानी पी लूं, मुझे पानी भी कड़वा लगता है। डिफरेंस। एकोनाइट और कोलोसिंथ, सेम सिम्टम्स, बेंडिंग डबल, कॉलिक को रिलीफ देता। अच्छा, इस तरह से डॉक्टर साहब मैं गया, बस मैं मरने वाला हूं, कोई मेडिसिन दो डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी ठीक हो। ऐसे ठीक होना चाहता है, इसलिए वो सभी को फोन करता है, सभी दवाइयों को एक साथ खाने की कोशिश करेगा। हाँ, ये भी है, इमीडिएटली साथ के साथ कभी ये खा लिया, कभी वो ले लिया। इमीडिएट रिलीफ चाहने वाला है एकोनाइट। अभी के अभी मैं ठीक होना चाहता हूं, अभी के अभी ठीक हो जाओ। मगर जो कोलोसिंथ है, उसका जो एब्डोमिनल पेन है, उसका एक रीजन है। वो रीजन आपको उसकी जो हिस्ट्री है उससे पता चलेगा। इंडिग्नेशन और मोर्टिफिकेशन, और बहुत सारे लोग हैं जो इन दो चीजों को समझने में अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इंडिग्नेशन और मोर्टिफिकेशन। इंडिग्नेशन होती है बेइज्जती, फील करता है यार उसने अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सभी बंदों के सामने मुझे कह दिया, और उसके चेहरे से उसके भाव नजर आने चाहिए। मोर्टिफिकेशन होता है जलील होना। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बूढ़ा बंदा, उसके 4 बच्चे हैं, उसको सारा दिन कोसते रहते हैं, उसको सारा दिन चारों कई जाते हैं, उनको साथ लेके जाते हैं तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट बोलते रहते हैं। और वो जो पर्सन है, लगातार जब इस तरह के चीजों को सुनता है तो वो अंदर ही अंदर घुटता है, इन चीजों को महसूस करना शुरू कर देता है। जलील एक बहुत डीप वर्ड है। अगर मुझे कुछ वीडियो मिलेगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आप शब्दों में इसको समझ नहीं सकते, इसको फील किया जा सकता है। लंबे टाइम तक बेइज्जती को महसूस करना, बेइज्जती लगातार आपकी की जाती है तो ये मोर्टिफिकेशन में बदल जाती है। जलील होना इसको बोलते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो एकोनाइट और कोलोसिंथ को एक दूसरे से डिफर करती है। उसके बाद एकोनाइट, जेल्सीमियम और एपिस मेलिफिका। एकोनाइट में फीवर है, बुखार है, ड्राई हॉट स्किन है, बट रिलीफ बाय पर्सपीरेशन। जब उसको पसीना आता है तो रिलीफ हो जाता है। जेल्सीमियम में पसीना धीरे धीरे आता है मगर इसको रिलीफ देता है, मगर जेल्सीमियम में
डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। डिप्रेशन मतलब हर एक चीज स्लो हो जाती है। और एपिस मैलिफिका में हीट एग्रावेट करती है, पसीना आता है मगर जल्दी सूख जाता है। दिस इज एपिस। तो एकोनाइट में ब्लड में ज्यादा अल्ट्रेशन नहीं आती। जैल्सीमियम में पेशेंट डिप्रेशन स्लो हो जाता है हर एक चीज, मगर जो एपिस है उसमें टॉक्सीमिया यानी कि ब्लड के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। टॉक्सीमिक यानी कि जैसे टाइफाइड की कंडीशन पैदा होती है, उस तरह के सिम्टम्स इसमें पैदा आने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम हैं जो एकोनाइट, जैल्सीमियम और एपिस मैलिफिका को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये अभी आधी डिफ्रेंशिएशन है। अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन हम कल करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपके दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसको अलग अलग बुक से पढ़ा जाए, क्योंकि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं। सभी ने अपने तरीके से इसे जाना समझा है। अगर आप एलन्स की नोट की बात करेंगे तो उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। अगर आप बोगर की बात करेंगे तो आप बोगर ने अपने तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट किया है। बोरिक की बात करेंगे तो उसमें कुछ सिम्टम और मिल जाएंगे आपको। अगर आप हैनेमन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें तो बिल्कुल डिफरेंट है सब कुछ। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट धीरे 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 अपने आप आता जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफ्रेंशिएशन आता जाएगा। मगर पढ़ना जरूरी है यहाँ पर, लगातार पढ़ना, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको दो चीज़ों के बीच का जो डिफरेंस है वो कभी भी नज़र नहीं आएगा। तो अगर आपके कुछ कोई भी सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।